अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग साइकोलॉजी 404 की लास्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं, यानी कि लेसन 21 एंड 22। अब तक का ये सफ़र मेरा बहुत अच्छा गुजरा है आपके साथ। उम्मीद है कि आपका भी बहुत अच्छा गुजरा होगा, आपको हर चीज़ समझ आई होगी। आज लास्ट वीडियो है, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस किया करें, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस बनाऊं तो काइंडली मुझे उसका बताइएगा कमेंट्स में कि आपको किस सब्जेक्ट्स की वीडियोस चाहिए। मैं उन्हें गूगल करूंगी, अगर मुझे हैंडआउट्स मिल गए ठीक, अदरवाइज मैं आपको बता दूंगी, आप मुझे मेरे जीमेल पर हैंडआउट्स सेंड कर दिए। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन 21 है ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। इंट्रोडक्शन देखते हैं। इसमें हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेस या ट्रॉमा की बात करते हैं और ये सेंट्रल रोल प्ले करता है हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के ऊपर। ये इस डिसऑर्डर के अंदर जो रिएक्शन होता है ना स्ट्रेस की तरफ, वो स्वेयर होता है, डिबलेटिंग होता है, यानी कि हाँ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये लिंगर करता है। बहुत सारे ऐसे इम्पॉसिबल इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग जो होते हैं वो बिल्कुल बेजार हो चुके होते हैं लाइफ से। इसमें दो चीज़ें, मतलब इसके दो कंपोनेंट्स हैं स्ट्रेस के अंदर, स्ट्रेसर और स्ट्रेस रिस्पॉन्स। अब स्ट्रेसर क्या है? स्ट्रेसर जो है ये एक ऐसा इवेंट है जो क्रिएट करता है डिमांड ऑफ एवोल्यूशन यूटिलाइजेशन। अब ये डिमांड ऑफ यूटिलाइजेशन या एवोल्यूशन जो होगी ये अवेलेबल रिसोर्सेज के पास होगी, यानी कि आपको प्रेशर और स्ट्रेस जो क्रिएट कर रहा होगा। स्ट्रेस रिस्पॉन्स क्या है? ये रिएक्शन है स्ट्रेसर एक्सपीरियंस। जब इंसान स्ट्रेसर को एक्सपीरियंस कर रहा होता है ना, तो उसके रिएक्शन में स्ट्रेस रिस्पॉन्स आता है। लाइफ स्ट्रेसर जो होता है अगर हम डिफाइन करें तो इसमें हमारे पास इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आ रही होती हैं। ये वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है जो ट्रिगर करती हैं सब्जेक्टिव सेंस ऑफ स्ट्रेस को। लाइफ स्ट्रेसर जो होता है मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। ये हमारे डेली हैसेस में आ गए, ट्रैफिक जैम हो गया, फाइनेंशियल सेटबैक्स हो गए, माइग्रेशन हो गई, डेथ हो गई लव वन की, तो आपके पास ये लाइफ स्ट्रेसेस आ जाते हैं। अगर हम लाइफ स्ट्रेसेस को देखें ना, तो इनके अरोजल को देखें ना, तो ये हमें पता चला कि ये हमारे ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर सेट ऑफ मोशंस के अंदर डिफरेंस की वजह से आ रहा होता है, और इसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। ये हमारे ब्रेन के अंदर होता है कि इंटरप्रेट करता है सिचुएशन को कि ये डेंजरस है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा? वो हाइपोथैलेमस पास जाएगा, हाइपोथैलेमस को रिलीज कर देगा। ट्रिगर जो होगा वो फायर करेगा न्यूरॉन को पूरे ब्रेन के अंदर, और एक केमिकल रिलीज कर देगा और बता देगा कि देखिए जी बाहर खतरा है। इसके बाद ही हमारे पास आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब हम किसी डेंजर सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं ना, तो हाइपोथैलेमस फर्स्ट क्या करेगा? वो एक्साइट करेगा। एक्साइट करेगा तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर होगा, यहाँ पे एएनएस फाइबर्स मौजूद होंगे जो जल्दी से हार्ट बीट को तेज कर देंगे। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जब परसीव डेंजर पास होगा ना, तो सेकंड ग्रुप जो होगा वो फौरन से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फाइबर को, जिसे हम कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक्टिव कर देगा, जो कि हमारी हार्ट बीट को नॉर्मल करेगी, रिलीज करेगी, उसे वापस हार्ट बीट की तरफ, नॉर्मल हार्ट बीट की तरफ लाएगी। इसके बाद ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेगा? इसमें पिट्यूटरी और एड्रेनल ग्लैंड होता है। अब सेकंड ब्रेन जो होगा ना, वो फौरन से ना पाथवे बनाएगा जिसमें अरोजल होगा कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल पाथवे बना दिया जाए। जब ये जब हम स्ट्रेसर को फेस कर रहे होते हैं ना, तो हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो कि उसके पास मौजूद होगा, और सिक्रीट करेगा एड्रीनोकॉर्टिको सॉरी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, जिसके अंदर, जिसे हम कभी कभार कहते हैं कि मेजर स्ट्रेस हार्मोन होता है। इसके बाद ही हम देखते हैं जनरल फीचर ऑफ ट्रॉमा और स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। इसमें हम देखते हैं, हमारे सामने आता है एक्सपोजर ट्रॉमेटिक और स्ट्रेसफुल इवेंट, जो कि एक्सप्लिसिटली डायग्नोस्टिक क्राइटेरियन पर मौजूद होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डिसऑर्डर्स को। अब ये जो डिसऑर्डर्स हैं ये ट्रॉमा स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर, डिसइनहिबिटेड सोशल engagement disorder, post-traumatic stress disorder, acute stress disorder। वन बाय वन इस डिसऑर्डर्स को देखते जाते हैं। रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर, देखिए लिमिटेड होता है चाइल्ड पर,
5 साल के बच्चे तक होता है। चाइल्ड जो होता है वो रेसिप्रोकेट नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, वो अपने इमोशंस को बता नहीं सक रहा होता। तो रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर जो होता है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर इन्फिनिट और यंग चाइल्ड जो होते हैं वो खुद को सिक्योर महसूस नहीं करते। इसमें हेल्दी इमोशनल बॉन्ड नहीं पाया जाता। हम ये केयर टेकर की तरफ अपना बॉन्ड नहीं बना सकते। अब ऐसे बच्चे जो होते हैं उन्हें हैंडल करना, उन्हें मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। अब होता क्या है इसके सिम्पटम्स देखें तो जब वो डिस्ट्रेस में होगा तो वो रोना शुरू कर देगा या मिनिमली सीख करेगा कंफर्ट को। अब जो बच्चा है वो रिस्पॉन्ड करेगा कंफर्ट व्हेन डिस्ट्रेस। अब वो आया के पास होगा तो वो रोना शुरू कर देगा, मम्मा के पास जाना चाहेगा, तो वो ये सारा इसमें आ रहा होता है। इसमें मिनिमल सोशल इमोशनल रिस्पॉन्सिव टू अदर हो जाता है, लिमिटेड पॉजिटिव इफेक्ट्स हो जाते हैं, यानी वो सिंपल अपनी ही मदर या अपने फादर या जिसकी तरफ वो पॉजिटिव अटैचमेंट शो करता है उसी की तरफ। टॉपिक 112 है आपके पास, डिसइनहिबिशन सोशल एंगेजमेंट डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर जो है ये ऑपोजिट होता है रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर का। अब इसमें बच्चा जो होता है वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना पा रहा होता, वो इमोशनल अटैचमेंट शो नहीं कर रहा होता अपने केयर गिवर की तरफ। DCED डिसऑर्डर जो होता है ये इसमें डिसएबिलिटेड अटैचमेंट डिसऑर्डर। अब जो बच्चा है वो एक्टिव अप्रोच करेगा और इंटरेक्ट करेगा अनफेमिलियर अडल्ट की तरफ, यानी कि वो अपने केयर टेकर की तरफ रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा होता। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो है टॉपिक 114। टॉपिक 114 शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जब हम कन्फ्रंट करते हैं स्ट्रेसफुल सिचुएशन को तो हमारे अंदर एक साइकोलॉजिकली अरोज हो जाता है एक सेंस ऑफ फियर। तो अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनयूजली डेंजरस आपको फील हो रही है तो क्या होगा कि हम एक्सपीरियंस करेंगे लेवल ऑफ अरोजल फियर और डिप्रेशन को। इसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। उसके बाद जब हम उस डिसऑर्डर से निकल चुके होते हैं तो इसमें हम एक्सट्रीम रिस्पॉन्स शो कर रहे होते हैं टू स्ट्रेस की तरफ, यानी कि आपने वो डर वो उसे अबूर कर लिया लेकिन वो आपके दिल में बैठ गया, तो हम उसे इस कैटेगरी के अंदर लेके आते हैं। इसमें हमारे पास डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अंदर देखते हैं तो इसमें हमारे पास आ रहा होता है 6 साल या 6 से बड़े बच्चों के बारे में और होता है। डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर होते हैं ट्रोमेटिक इवेंट को। वाइटनेसिंग कर होते हैं पर्सन द इवेंट इट अकर टू अदर्स। वो विटनेस हो रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं या किसी और के साथ भी वैसा हुआ है तो वो उस चीज़ को विटनेस कर रहे होते हैं। टॉपिक 115 पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसमें हम री एक्सपीरियंस कर होते हैं ट्रोमेटिक इवेंट को। अब जो इंसान है वो रिपीट कर होगा मेमोरीज को, नाइटमेयर होंगे उसके इवेंट्स बन जाते हैं, यानी कि वो जब भी सोएगा उसे वो महसूस हो रहा होगा, वो सारा कुछ वो दोहरा रहा होगा। यहाँ पे एग्जांपल हेलीकॉप्टर्स की दी गई थी। डार्कनेस भी होता है। अब देखो हेलीकॉप्टर साउंड जो होती है वो उस इंसान को रिमेंड करती है कि वेतरान हो रहा है, मतलब बैटल फील्ड के बारे में बात करेगी। डार्कनेस, अगर किसी औरत के साथ रेप हुआ है तो डार्कनेस हमेशा औरत को उस मकाम पे वापस ले जाती है। अवॉइडेंस ऑफ स्टिमुलस एसोसिएटेड विद द इवेंट। अगर हम बात करते हैं अवॉइडनेस की तो हम देखते हैं कि कुछ लोग फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दी गई थी कि टर्किश जब अर्थक्वेक सर्वाइवर थे ना, वो अंदर कमरों में सोना उन्होंने छोड़ दिया था। उन्हें लगता था कि अगर वो सो गए ना तो रात को दोबारा ज़लज़ला आएगा तो वो उसमें दफन हो जाएंगे। कुछ लोगों ने इस बारे में सोचना छोड़ दिया, सो वो आराम से अंदर सोने लग गए, कमरों में सोने लग गए। इसके बाद ये साइन ऑफ मूड एंड कॉग्निटिव चेंजेस आफ्टर द ट्रॉमा। कुछ इस तरह होता है कि इस ट्रॉमा के बाद ना इनएबिलिटी टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इवेंट। होता क्या है कि लोगों के दिमाग पे असर होना शुरू हो जाता है, वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स भूलना शुरू हो जाते हैं ट्रॉमा से बाहर निकलते हुए। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर अगर हम देखें तो हम देखते हैं हमारे सामने आता है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो अवॉइडेंस ऑफ और एफर्ट टू अवॉइड डिस्ट्रेस मेमोरीज थॉट्स। और या इसमें बताया जा रहा है कि आप खुद को अवॉइड करो, आप उस सोच को, उन लम्हों को अवॉइड करो या उन सिचुएशंस को दोबारा फील करते हुए अवॉइड करो कि आपके साथ क्या हुआ था। इससे होगा क्या कि आपके ट्रॉमा आपके कंट्रोल में आ जाएगा। इसके बाद ही हमारे पास इंपॉर्टेंट और क्या आता है, ये पोस्ट स्ट्रेस डिसऑर्डर के अंदर ही हम कंटिन्यू में दे जा रहे थे हाइपर वायलेंस, एक्सलरेटेड स्टार्टल रिस्पॉन्स, प्रॉब्लम विद कंसंट्रेशन। ये सारे हो रहे हैं ट्रॉमा फील करने के बाद। ड्यूरेशन याद रखिएगा,
अगर हम डिस्टर्बेंस की ड्यूरेशन देखें ना, क्राइटेरिया हमारे पास आया था BCD और E, तो ये होता है 1 मंथ। अगर सिम्टम्स जो हैं वो 3 to 30 डेज के अंदर हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि इसे ये ट्रॉमा चल रहा है, यानी PTSD ट्रॉमा चल रहा है। इसके बाद ही हमारे पास आता है इम्पोर्टेंट जो है वो है डीपर्सनलाइजेशन। इसमें हम परसिस्टेंट और रिकरेंट एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, डी अटैच हो रहे होते हैं, मतलब हम आउटसाइड ऑब्जर्वर्स को देख रहे होते हैं, मेंटल प्रोसेस आपका चल रहा होता है, आप सोच रहे होते हो, आप ख्वाब देखना शुरू कर देते हो, और ये वो ख्वाब होते हैं जिनमें आप जीना शुरू कर देते हो। इमेजिनरी वर्ड आप बना लेते हो और आप इमेजिनरी वर्ड को ओरिजिनल वर्ड से मिला देते हो, आप हर चीज़ उसमें जीना शुरू कर देते हो। रियलाइजेशन जो होती है वो, उसमें आप अनरियलिटी सराउंडिंग की तरफ चले जाते हो। वही मैं जो भी बता रही थी आपको, ड्रीम लाइक हो जाता है, हर चीज़ आपको डिस्टेंट डिस्टॉर्टेड महसूस होना शुरू हो जाती है। तो ये था जी लेक्चर नंबर 21। अब हम जल्दी से 22 को स्टार्ट करते हैं। एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। हम बहुत सारे टर्म्स यूज कर रहे होते हैं ना एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर्स के, जिसमें पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स कह रहे होते हैं। इन सारों की सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। अक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर जो होता है ये ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर डर और रिलेटेड सिम्टम्स पाए जाते हैं और आपको ये ट्रॉमेटाइज कर देते हैं। इंट्रूजन सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें इनवॉलेंट्री इंट्रसिव डिस्ट्रेसिंग मेमोरीज पाई जाती हैं जो आपको ट्रॉमेटिक इवेंट के थ्रू होती हैं। अगर हम देखें तो बच्चों को आप छोटे होते डराते हो किसी चीज़ से, तो वो होता क्या है कि वो उस चीज़ को सोचता जब भी है, मीनवाइल वो बड़ा भी हो गया, मतलब इतना बूढ़ा भी हो गया, लेकिन वो फिर भी उन चीज़ों को फील करता है, वो उनसे डरता है। इससे एफर्ट्स की जाती हैं इस डिस्ट्रेस को कि आप उनकी तरफ सोचना छोड़ दो उन इवेंट्स को, तो ये काफ़ी हार्ड हो जाता है इसे कोप करना। अरोजल सिम्टम्स इसमें देखें स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, और आप सोते हो आपको फ़ौरन से वो सारी चीज़ें दोहराई जाती हैं आपके दिमाग में, आप सो नहीं सकते हो। इरिटेबल बिहेवियर आपका हो जाता है, आप एंग्री आउटबर्स्ट हो जाते हो, बार बार गुस्सा होना शुरू हो जाते हो, हाइपर वायलेंस आप शुरू हो जाते हो, ये सारा इसमें आ जाता है। एडजस्टिंग डिसऑर्डर टॉपिक 120। इस डिसऑर्डर को हम कैरेक्टराइज करते हैं एक्सेसिव एक्सटेंडेड फीलिंग ऑफ एंजाइटी, डिप्रेस्ड मूड, एंटी सोशल बिहेवियर जो कि रिस्पॉन्स करता है लाइफ स्ट्रेसेस को। अब एडजस्टिव डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो इतने स्वेयर नहीं होते जितने PTSD डिसऑर्डर्स होते हैं, नॉर्मल होते हैं ये। इसमें हम मार्क करते हैं डिसऑर्डर्स को कि उसका प्रोपोर्शन क्या था, उसकी सिवियरिटी का प्रोपोर्शन क्या था, उसकी इंटेंसिटी क्या थी स्ट्रेसर्स की। होप सो आपको समझ आ रहा होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर हम डिप्रेस मूड की बात करते हैं तो इसमें लो मूड भी हो गया, टीयरफुलनेस भी हो गया। अब आपका लो मूड है, आपको रोना आ रहा है बार बार, आपको हर चीज़ में आप मदद, मतलब ये समझ लो होपलेसनेस फील कर रहे हो, तो ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। एंजाइटी अगर हम देखें तो इसमें नर्वसनेस हो रही होती है, वरी हो रहा होता है, आपकी सेपरेशन एंजाइटी आप में बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। टॉपिक 121 एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के अगर हम स्पेसिफाई देखें तो हम देखते हैं कि इसमें मिक्स एंजाइटी और डिप्रेशन मूड आ रहा होता है। अब इसमें कम्बिनेशन हो रही होती है डिप्रेशन और एंजाइटी की, दोनों प्रीडोमिनेंट होते हैं। प्री ट्रॉमा फैक्टर इसमें पाए जा रहे होते हैं। 3 तरह के फैक्टर होते हैं, प्री ट्रॉमा, पेरी ट्रॉमा फैक्टर और पोस्ट ट्रॉमा फैक्टर। प्री ट्रॉमा फैक्टर क्या है? ये वो फैक्टर्स होते हैं जिनमें वल्नरेबिलिटी फैक्टर्स पाए जाते हैं, और इनमें हम इस कह सकते हैं, डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि इंड्योरिंग हो गया, एंडोजीनियस ट्रेट पाए जाते हैं जो इनहेरिट करता है इंसान, मतलब उसमें हम लाइकलीहुड को इंक्रीज कर देते हैं। इसमें टेम्परामेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो चाइल्डहुड इमोशनल प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, डिस्टर्बेंस हो रही होती हैं। जब 6 ईयर के बच्चे तक आप उन्हें डरा रहते हो तो एक वक्त आता है कि वो एंजाइटी की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद ही हम बात करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स को। इसमें रिसर्च जो देखी जाए तो उसमें पता चला कि जो बच्चे बचपन में फेस करते हैं ना, फील करते हैं, वो उनकी थ्रू आउट लाइफ में चलता है। जेनेटिक साइकोलॉजिकल फैक्टर, इसमें इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस को डिसऑर्डर को लिंक किया जाता है स्वेबाजीकर फैक्टर्स के साथ। इसमें फीमेल जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोन होती हैं इस तरफ, उनमें बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेस पाया जाता है। एज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पेरीट्रॉमिक फैक्टर्स जो होते हैं ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी एक
रोल प्ले करते हैं ट्रॉमेटिक इवेंट के अंदर। जब भी ट्रॉमेटिक इवेंट वर्क कर रहा होता है, टेकिंग प्लेस कर रहा होता है, तो इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपको ट्रॉमेटाइज कर देते हैं। इसके बाद है जी पोस्ट ट्रॉमा फैक्टर। पोस्ट ट्रॉमा फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक ट्रॉमा की तरफ रोल प्ले कर होते हैं। इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स अगर देखा जाए तो इंडिविजुअल जो एक्सपीरियंस कर होता है ट्रॉमा को, वो उसे कोप भी कर सकता है, यानी उसे कंट्रोल कर सकता है। एक बार न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स आ गए। न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स आपके लास्ट फैक्टर हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक हर चीज़ समझ आ चुकी होगी। बेस्ट ऑफ लक ऑफ पेपर। और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए मैंने आपके लिए कितनी मेहनत की है। इन रिटर्न थोड़ा सा तो रिवॉर्ड मुझे चाहिए होता है। सो वीडियो को कंप्लीट देखा करें, डाउनलोड ना किया करें और एंड तक देखा करें, आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स, अब वो लोग जो इस फैक्टर या इस डिसऑर्डर को, एंजाइटी डिसऑर्डर को फेस कर रहे होते हैं ना, यानी पीटीएसडी उनके अंदर आ चुका होता है, उसमें एक्टिवेशन हो रही होती है अमेगडला और डायमेंशन एक्टिवेशन हो रही होती है मेडिकल की या मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की। तो वो क्या करते हैं, वो लर्न करते हैं फियर को। इस तरह इसके अंदर हमारे पास दो रीजन पाए जाते हैं जिसमें एंजाइटी डिसऑर्डर और पीटीएसडी दोनों पाए जाते हैं। ये हाइपोकैम्पस फंक्शंस को एक्टिवेट कर देता है। हाइपोकैम्पस जो होता है ये मेमोरी के अंदर पाया जाता है। इसमें हम मेमोरी रिलेटेड इमोशंस को सेव रखते हैं। ब्रेन जो होता है वो इमेज को स्टडी करता है। पर्सनल फैक्टर्स का अगर देखें तो हमारे सामने आता है कि ये मेजर डेवलपमेंट करता है पीटीएसडी के अंदर। अब सिलेक्टिव अटेंशन काजेज, लोग क्या करते हैं कि वो अब जो सिलेक्टिव अटेंशन हो रही होती है ना लोगों पर, वो इसका शिकार हो जाते हैं, स्ट्रेस का। इसके बाद ये हमें बताया जाता है कि न्यूरोटिसिज्म जो है वो एक कोर फैक्टर है। इस रिकॉर्ड के लेते हुए 1989 स्टॉर्म को अगर हम देखें ना, तो हैरिकेन हुगो के अंदर ये आई थी जिसमें रिवील किया गया था कि जो बच्चे हैं वो हाईली उनमें एंजाइटी पाई जाती है। अब ये एंजाइटी जो थी ना, ये बिफोर द स्टॉर्म भी थी और ये आफ्टर द स्टॉर्म भी पाई गई और इसमें नेगेटिव काफ़ी असर किया था। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आई होगी। मेरे डक का बेबी भी बाय बाय बोल रहा है आपको। मिलते हैं किसी वीडियो के किसी नए सब्जेक्ट, किसी नए दुनिया के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।